हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि पहले उसे देखें ताकि आपको आगे का अब समझ में आए। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि एक्टिविटीज़ जो है दो टाइप की होती हैं। पहली कौन सी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड थी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती थी? जो कोई पर्सन पैसा कमाने के मोटिव से करता है, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तीन हिस्सों में बांटा। यानी पैसा कमाने के लिए बंदा तीन तरह की एक्टिविटी कर सकता है। नौकरी कर सकता है, खुद का प्रोफेशनल काम कर सकता है, डॉक्टर, लॉयर, सीए, इस टाइप का प्रोफेशनल डिग्री लेके। थर्ड हम लोगों ने देखा बिजनेस। ठीक है, तो और आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। बिजनेस का मीनिंग हम लोगों ने लास्ट में वीडियो में थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की थी। तो क्या होता है बिजनेस? बिजनेस के बारे में बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, चीज़ों को प्रोड्यूस करके, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके फिर उनको ख़रीदा बेचा जाता है और रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो वो क्या कहलाता था? बिजनेस कहलाता था। फिर हम लोगों ने देखा था बिजनेस के दो सब पार्ट होते हैं। कितने? दो। फर्स्ट होता है आपका इंडस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रॉ मटेरियल को और फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिनिश्ड गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करके। तो ये तो हो गया था इंडस्ट्री। सेकंड जो सब पार्ट था हमारा, जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनके तैयार हुआ उसको जो सेल करने की जो एक्टिविटी होती है वो आती है आपकी कॉमर्स में। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। इसके बाद कॉमर्स को भी आगे दो हिस्सों में बांटा गया। फर्स्ट है आपका ट्रेड, जो कि क्या होता है, बाइंग और सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड जो था इसका वो था, हम लोगों ने देखा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि आपकी ट्रेड में हेल्प करती हैं उसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे मार्केटिंग है, ये क्या है? एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। यहाँ तक हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में कर लिया था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग आज कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। बिजनेस का मीनिंग आपके दिमाग में कुछ इमेज क्रिएट हो गई होगी, कुछ क्लियर हुआ होगा कि बिजनेस हाँ होता क्या है। चीज़ों का प्रोडक्शन करना बिजनेस होता है, खरीदना और बेचना प्रॉफिट मोटिव से, वो बिजनेस कहलाता है। बिजनेस का मीनिंग क्लियर हुआ। अगर इंटरनेशनल का मीनिंग और क्लियर हो जाए तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। तो हम जानते हैं कि मान लो कंट्री है इंडिया, इसके अंदर आप कुछ सामान खरीदते बेचते हो तो उसको क्या बोलते हैं? बाय और सेल करना, बाय सेल, कि आप सामान खरीदते हो और बेचते हो। जब आप किसी दूसरी कंट्री से सामान खरीदते बेचते हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? बाय और सेल की बजाय खरीदने को तो इंपोर्ट बोलते हैं, और जब आप सामान दूसरे देश में बेचते हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट करना। तो यहाँ पे जो मेन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मीनिंग क्या है? ये सपोज करो इंडिया है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए हमारा एक एक्ट बना हुआ है जिसको बोलते हैं कस्टम एक्ट, जो कि आया था आपका 1962 में। इसमें इंडिया को डिफाइन किया गया। इसमें क्या बोला गया कि इंडिया क्या है कि
कोई भी बिजनेस डोमेस्टिक बिजनेस होगा जब तक वो अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर बिजनेस कर रहा है, तो वो डोमेस्टिक बिजनेस है। चीज़ों को खरीदना और बेचना विद इन द बाउंड्री हो रहा है तो डोमेस्टिक बिजनेस है। अगर वो आपकी बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे देशों के साथ हो जाए तो क्या बन जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ पे अगर हमको बाउंड्री का पता चल जाए तो हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ, अगर बाउंड्री अब क्रॉस हो गई है तो इंटरनेशनल लेवल का हो गया। तो जो ये बाउंड्री आपकी डिफाइन की गई है, ये की गई है कस्टम एक्ट 1962 में। इसमें बताया गया कि इंडिया की जो बाउंड्री है, ये जो मान लो ये इंडिया है मैप, इसको बोला जाता है बेस लाइन या फिर कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन, यहाँ तक तो इंडिया का एरिया है ही। यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया पेनिसुलर कंट्री है, नहीं, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, समुद्र है। कभी भी जो एरिया है आपका, ज़मीन का एरिया मापते हैं तो हम स्क्वायर किलोमीटर में मापते हैं, किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इसी तरीके से जब पानी में एरिया मेजर करते हैं तो वो किया जाता है आपका नॉटिकल माइल्स में। किसमें, नॉटिकल माइल्स। एक नॉटिकल माइल्स आपका किसके बराबर होता है, 1.852 किलोमीटर के बराबर। तो कस्टम एक्ट में कहा गया कि कोस्टल लाइन के साथ साथ समुद्र वाला जो एरिया है उसमें आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया है ना, वो इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है। और इस पानी को क्या बोला जाएगा, 12 किलोमीटर, यानी 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब हुआ 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर की दूरी तक जो वाटर है इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, यानी ये भारत का ही क्या है, हिस्सा है। तो इस लिमिट तक, 22 किलोमीटर की लिमिट तक अगर कोई बिजनेस, कोई एक्टिविटी की जाती है तो वो डोमेस्टिक एक्टिविटी कहलाती है। क्लियर है। जैसे ही ये 22 किलोमीटर से क्रॉस करके बाहर जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, इंटरनेशनल लेवल का हो जाएगा। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस क्या हो जाएगा, जब आपका बिजनेस नेशनल बाउंड्री को, यानी टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को अगर क्रॉस करके बाहर जाता है तो वो बिजनेस क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम लोग कह सकते हैं बिजनेस के आगे हम लोग इंटरनेशनल लगा दिया, इंटरनेशनल जगह कम है तो एब्रीवेटेड फॉर्म लिख दिया, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस। इसी तरीके से क्या करो, इंटरनेशनल लगा दो हर इसके आगे, इंटरनेशनल इंडस्ट्री यानी इंटरनेशनल कॉमर्स, इंटरनेशनल ट्रेड, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल, इसको बोलते हैं, ये क्या है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड सर्विसेज है ना, तो कह सकते हैं प्रोविजन ऑफ फॉरेन सर्विसेज, यानी कि फॉरेन में सर्विसेज प्रोवाइड करना, फॉरेन सर्विसेज प्रोविजन। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो एक एक करके समझते हैं क्या हुआ। इंटरनेशनल बिजनेस क्या हुआ, जब बिजनेस आपका डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर चला जाए तो इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें अब क्या हो देखा, इंटरनेशनल इंडस्ट्री क्या हुआ। इंडस्ट्री क्या कहता था कि जब आपका प्रोडक्शन, जिस प्रोडक्शन होता है रॉ मटेरियल से जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है तो वो आपका आता है इंडस्ट्री में। जब यही प्रोडक्शन इंटरनेशनल लेवल पे होने लग जाए, यानी एक देश दूसरे देश में कर रहा है, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल इंडस्ट्री का। क्लियर। उसके बाद इंटरनेशनल कॉमर्स क्या हुआ, जिसमें है इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जब ट्रेड का मतलब क्या था, बाइंग एंड सेलिंग। जब ये बाइंग एंड सेलिंग आपकी इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस कर देगी, यानी आप दूसरे देशों से सामान खरीदते और बेचते हो, तो वो बन जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। सर्विसेज देना दूसरे देशों को, ये भी क्या कहलाए, ये किसका पार्ट बन जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस का। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। तो हम लोग आज अब आगे पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। तो हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग आई होप क्लियर हो गया होगा। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का खरीदना और बेचना
दो देशों के बीच में, वो होता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज क्या है? तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज एक मैकेनिज्म है जो कि ये बताता है कि इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से होनी चाहिए। समझ रहे हो कि दो देशों के बीच में जो बाइंग एंड सेलिंग होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो किस हिसाब से होना चाहिए। तो वो आइडिया दिया गया है, थ्योरीज दी गई है मतलब उसके लिए। तो आपकी जो थ्योरीज हैं, टोटल 8 थ्योरी दी गई हैं। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज जो हैं वो 8 हैं, जिसमें से 4 हैं आपकी ट्रेडिशनल थ्योरीज और 4 हैं आपकी मॉडर्न थ्योरीज। तो आज हम लोग जो कवर करेंगे वो करेंगे ट्रेडिशनल थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरी को हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो चलिए ट्रेडिशनल थ्योरी के बारे में करते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरीज जो हैं, इसमें कितनी हैं? 4 ट्रेडिशनल थ्योरीज। इसमें फर्स्ट है आपकी मर्केंटिलिज्म थ्योरी। मर्केंटिलिज्म थ्योरी। ये जो है सबसे पहली थ्योरी यही है। इस थ्योरी को ओल्डेस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। ओल्डेस्ट थ्योरी है ये, ओल्डेस्ट थ्योरी। ये जो है आपकी थ्योरी दी थी, वो दी थी आपकी थॉमस मून ने। थॉमस मून, MUN, ठीक है। कब दी थी? इन मिड 16th सेंचुरी, यानी 16वीं सदी की है। ये देखो आप कितनी पुरानी थ्योरी है। ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी का जो कहना है कि किसी भी देश की जो वेल्थ है वो इस पे डिपेंड करती है कि उस देश के पास गोल्ड कितना है या सिल्वर कितना है। 2 प्रेशियस मेटल होते थे, ठीक है। जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड, वो कंट्री ज़्यादा वेल्थी, जिसके पास कम, वो कम वेल्थी, ठीक है। तो मर्केंटिलिज्म व्यू क्या कहता था ये कि भाई एक को अगर जीतना है ना एक देश को, तो दूसरे को हारना पड़ेगा। एक का प्रॉफिट, दूसरे का लॉस। इसलिए इसको जीरो सम गेम थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो सम गेम। ये कैसे है जीरो सम गेम? ये थ्योरी कहती थी कि अगर आपको अपना गोल्ड बढ़ाना है, यानी वेल्थ बढ़ानी है, तो आप क्या करो? आप एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट का मतलब क्या? कि दूसरे देशों को गुड्स बेचो। दूसरे देशों को जैसे ही आप एक्सपोर्ट करोगे तो बदले में वो आपको पेमेंट करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे? गोल्ड की फॉर्म में। जिससे आप उस कंट्री का जो है गोल्ड का रिजर्व जो है वो बढ़ेगा, तो कंट्री की वेल्थ बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा? तो उस देश की तो एक्सपोर्टर की तो वेल्थ बढ़ रही है और जो सामने वाली कंट्री है उसका गोल्ड जो है वो कम हो रहा है। तो समझ रहे हो, एक का फायदा तभी हो रहा है जब दूसरे को लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो इस थ्योरी में फिर क्या बोला गया कि जीरो सम गेम होता है, यानी एक का फायदा दूसरे का नुकसान। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी का जो है, इसका क्रिटिसिज्म किया डेविड ह्यूम ने। डेविड ह्यूम नाम का बंदा था, इसने किया। और जो ये थॉमस मून है, ये आपका इंग्लैंड से है, फ्रॉम इंग्लैंड। डेविड ह्यूम का कहना था कि आपकी जो मर्केंटिलिज्म व्यू है, यानी कि गोल्ड बढ़ाओ, एक्सपोर्ट करो, ये आपकी शॉर्ट रन में तो ठीक है, आपका गोल्ड का रिजर्व बढ़ेगा। पर इसने कहा कि लॉन्ग रन में जो है ये आपका कारगर नहीं होगा और ये आपका फेल हो जाएगा। अब सवाल उठ रहा होगा क्यों फेल क्यों हो जाएगा? तो इसने कहा, इसका मानना था कि देखो अब लॉन्ग रन में जब होगा, यानी कि कंट्री क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है। उससे क्या हो रहा है? गोल्ड। कंट्री और एक्सपोर्ट कर रही है, उससे और गोल्ड आ रहा है। तो उस जो डोमेस्टिक कंट्री है उसमें गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो हर लोगों के पास बहुत पैसा है, जिससे क्या करेंगे लोग? डिमांड करेंगे ज़्यादा। तो ज़्यादा पैसा है
तो चीज़ों के दाम क्या बढ़ जाएंगे, अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो प्राइसेस हाई चले जाएंगे, तो जिससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरे देशों में क्या हो जाएगी, वही चीज़ सस्ती मिल रही होगी, तो कहने का मतलब है कुल मिला के बाद में इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, बट जो है लॉन्ग रन में ये फेल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इस थ्योरी का क्या मानना था कि एक को जीतने के लिए दूसरे को हारना पड़ेगा। तो सवाल उठे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों देशों को ही फायदा हो जाए और नुकसान कोई से देश को भी ना हो। तो इसका जो जवाब दिया वो आपका दिया सेकंड थ्योरी ने, जिसका नाम है, सेकंड थ्योरी का आपका नाम है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जैसे कंप्लीट। ये थ्योरी क्या कहती है, ये आपकी दी थी एडम स्मिथ ने, काफ़ी नाम सुना होगा आप लोगों ने, बाय एडम स्मिथ। इन 1775 अपनी बुक में, कौन सी बुक में, वेल्थ ऑफ नेशन, इसकी काफ़ी फेमस बुक है। और जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ईयर है, और जो किसने दी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि इस तरफ थ्योरीज लिखी होंगी, इस तरफ जो है प्रोपाउंडर लिखे होंगे थ्योरीज के, तो मैच करो कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी। तो ये जो है स्टैटिक क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे। आपकी मर्केंटाइलिज्म दी थी थॉमस मून ने, एब्सोल्यूट एडवांटेज दी है आपकी बाय एडम स्मिथ। ये थ्योरी क्या कहती है, तो हम लोग समझ रहे हो कर क्या रहे हैं, हम लोग देखें इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज कि दो देशों के बीच में खरीदना और बेचना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो किस हिसाब से होना चाहिए। इस थ्योरी ने जवाब दिया कि दो देश हैं, मान लो ए और बी, इसने कहा कि जिस कंट्री के पास जिस प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट एडवांटेज होना बनाने में, तो उस चीज़ को तो उसको क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। सपोज करो यहाँ पे ए कंट्री, मान लो इंडिया है ये, और ये है मान लो आपकी ब्राज़ील। मान लो इंडिया की वेदर कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो सकता है, और ब्राज़ील जो है यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन जो है वो अच्छा होता है। मार्कर नहीं चल रहा। यहाँ पे कॉफ़ी अच्छी प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का। तो ये थ्योरी क्या कहती है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कि जिस कंट्री के पास जिस प्रोडक्ट की एडवांटेज हो ना, उस कंट्री को उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो इस केस में क्या कहती है थ्योरी कि इंडिया शुड एक्सपोर्ट कॉटन एंड इंपोर्ट कॉफ़ी, एंड ऑन द अदर हैंड ब्राज़ील शुड एक्सपोर्ट कॉफ़ी एंड इंपोर्ट कॉटन। तो इस तरीके से जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी काम करती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्या मीनिंग है इसका। इसके बाद एक सवाल उठा कि अगर ऐसा हो कि कोई एक ही कंट्री को दोनों प्रोडक्ट में ही एडवांटेज हो तो क्या करें, क्या उस केस में पॉसिबल हो पाएगा। मान लो इंडिया जो है कॉटन और कॉफ़ी दोनों में ही एडवांटेज है, तो उस केस में क्या इंडिया और ब्राज़ील के बीच में ट्रेड हो पाएगा। इस थ्योरी के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहता है कि जिसके पास जो एडवांटेज है वो सामान भेज दो। यहाँ पे तो इंडिया के पास दोनों ही है, ब्राज़ील से तो कुछ भी नहीं खरीदेगा। तो इस थ्योरी का जो है सुधार, जो एक्सटेंडेड फॉर्म आया, एडवांस फॉर्म आया, उसका नाम है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, तो थर्ड जो थ्योरी है आपकी वो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ये थ्योरी आपकी प्रोपाउंड की थी डेविड रिकार्डो ने। ये नाम ध्यान रखना, बाय डेविड रिकार्डो।
इस थ्योरी में क्या कहा गया कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब आप करोगे, तो आपको उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें आपकी एडवांटेज जो है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई कंट्री है, कंट्री ए और बी, कंट्री ए है और बी है। यहाँ पे वीट का जो प्रोडक्शन हो रहा है और क्लोथ, ये दो प्रोडक्ट हैं। मान लो ये है यहाँ पे 6 और यह बनाता है 1 यूनिट पर आवर में। यहाँ पे जो है इस क्लोथ बनाने की जो इसकी एफिशिएंसी है वो 4 है और इसकी जो है 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज किस कंट्री के पास है दोनों प्रोडक्ट में? ए के पास। ए वीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, क्लोथ भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है एज कम्पेयर टू बी। तो अब ये थ्योरी क्या कहती है कि आप कंपेयर करो कि जिस चीज़ में आपकी, यानी कह सकते हैं डिसएडवांटेज है इस कंट्री के पास दोनों चीज़ों में, तो कहता है जिस प्रोडक्ट में आपकी डिसएडवांटेज कम हो तो उस चीज़ को आप एक्सपोर्ट करो। समझ रहे हो? मतलब जिसमें नुकसान कम है ना उस चीज़ को बेचो, और जिसमें नुकसान ज़्यादा है उस चीज़ को बाहर से मंगा लो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिसएडवांटेज कितने का है? 1 यूनिट का। यहाँ पे डिसएडवांटेज कितनी यूनिट का? 5 का। तो यहाँ पे नुकसान ज़्यादा है। तो इस केस में कंट्री बी क्या करेगी? ए से वीट को इंपोर्ट करेगी। यहाँ पर डिसएडवांटेज जो है वो कम है, मतलब एक का ही डिसएडवांटेज है, तो इसके यहाँ पे क्या करेगी? कंट्री बी कंट्री ए को एक्सपोर्ट करेगी क्लॉथ और वीट का इंपोर्ट करेगी। क्लियर हुआ? तो क्या कर रही है कंट्री? कंपेयर कर रही है जो दो प्रोडक्ट है ना, जिसमें अच्छी एफिशिएंसी है उसको तो बोलो बाहर भेजो। ठीक है, कंपेयर करना है। एक कंट्री अपने दोनों प्रोडक्ट को ही आपस में कंपेयर करेगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए मैं एक बार थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। तो हमारी जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी थी वो आपकी आई थी 1817 में। ठीक है, मैं वहाँ पे लिखवाना भूल गया था, आपकी आई थी 1817 में कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। अब जो लास्ट ट्रेडिशनल थ्योरी है वो है आपकी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, इसको और क्या बोला जाता है? ये आपकी आई थी 1933 में। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिक्सर ओलिन थ्योरी। हिक्सर ओलिन थ्योरी। हिक्सर और ओलिन ये दो बंदे थे अलग अलग। इन्होंने क्या थ्योरी दी, अब तक का एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले था मर्केंटलिज्म। वो क्या कहता था कि एक का फ़ायदा तभी होगा जब दूसरे को लॉस होगा। उसकी शॉर्टकमिंग को दूर किया एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ने, जिसने कहा कि दोनों का फ़ायदा हो सकता है, पॉजिटिव सम गेम हो सकता है। फिर उसकी शॉर्टकमिंग थी कि अगर एक ही कंट्री के पास दोनों चीज़ों में एडवांटेज हो तो क्या हो, तो उसकी शॉर्टकमिंग दूर की आपकी किसने? कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ने, जो हमने 3 नंबर पे पढ़ी। यहाँ तक फिर उसमें क्या बोला कि कंपेयर कर लो। यहाँ तक जो बात हुई 3 थ्योरी में, इनमें सिर्फ एक फैक्टर को कंसीडर किया गया। मतलब इन थ्योरीज में सिर्फ ये देखा गया, या फिर ये कहना था कि जो प्रोडक्शन होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसके लिए सिर्फ एक फैक्टर यूज़ होता है, दैट इज़ लेबर। ठीक है, ये मानना था। पर जो हिक्सर और ओलिन ने इन्होंने क्या कहा कि प्रोडक्शन के लिए सिर्फ लेबर की ज़रूरत नहीं होती, हमको कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो हिक्सर ओलिन ने कहा कि सिर्फ लेबर से काम नहीं चलेगा, आपको कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने थ्योरी दी कि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करनी है दो कंट्रीज़ को, तो उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो 2 कंट्रीज़ हैं, एक है आपकी इंडिया
और एक है यूएस। आपको पता है कि इंडिया में जो लेबर है वो अबंडेंस में है, ठीक है, मतलब ज़्यादा है। तो इंडिया क्या है, एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है। ऑन द अदर हैंड अगर यूएस की बात की जाए तो ये कैपिटल इंटेंसिव है। यहाँ पे लेबर इतना नहीं है, पर जो कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, वो काफ़ी एडवांस लेवल की है। तो इस थ्योरी ने क्या कहा कि अगर दो देशों को ट्रेड करना है तो कहा कि जिस कंट्री के पास जो फैक्टर ज़्यादा मात्रा में होना तो उससे बनने वाले गुड्स को उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं कि क्लॉथ, जो कि क्या है, इसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैपिटल की इतनी नहीं होती। दूसरी तरफ कंप्यूटर्स, इसमें क्या है, कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कैपिटल इंटेंसिव है। तो हिक्सर ओलिन ने कहा कि जिस कंट्री के पास जोन सी इंटेंसिव, यानी कि जिस टेक्निक के प्रोडक्ट ज़्यादा हो ना, मतलब जो फैक्टर ज़्यादा हो, उससे बनने वाले प्रोडक्ट को तो एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो इस केस में इंडिया क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा क्लोथ्स, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है और इंडिया के पास लेबर ज़्यादा है। और यूएस क्या करेगा, यूएस बनाता था आपका कंप्यूटर्स, तो ये क्या करती, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक थी, तो ये इंडिया को क्या करेंगे, कंप्यूटर एक्सपोर्ट करेंगे। तो आया समझ में कि हिक्सर ओलिन थ्योरी क्या कहती है। ये कहती है कि सिर्फ एक फैक्टर से प्रोडक्शन नहीं हो सकता, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी ध्यान में रखने चाहिए। जिस कंट्री के पास लेबर ज़्यादा है तो लेबर से बनने वाले प्रोडक्ट्स बाहर भेजो, जिसके कंट्री के पास आपके कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बना के आप एक्सपोर्ट करो, ये इन्होंने कहा। ये आपकी थ्योरी कब दी गई थी, 1933 में हिक्सर और ओलिन नाम के बंदों ने दी थी। इनको बोलते हैं फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। इस थ्योरी का जो है एक पैराडॉक्स आया आपका 1953 में, लियोनेक्स पैराडॉक्स बोलते हैं उसको। इन्होंने क्या देखा, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, इनका कहना था कि आप तो ये कह रहे हो कि लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो लेबर से बने हुए प्रोडक्ट को भेजो। तो यूएस अगर मान लो कैपिटल इंटेंसिव है थी उस टाइम पे, सबसे वर्ल्ड में जो है सबसे अच्छी टेक्निक कैपिटल में इसके पास थी। तो इन्होंने सर्वे किया तो इन्होंने देखा कि इंडिया, यूएस जो है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करने की बजाय लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो है ये एक पैराडॉक्स साबित हुआ। तो ये इसका एक छोटा सा क्रिटिसिज्म हुआ इस थ्योरी का। तो यहाँ तक थी आपकी ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो मॉडर्न थ्योरीज है वो हम लोग अपने अगले पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। थैंक यू।